हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की शुरुआत 3 अगस्त से होने जा रहे हैं, तो इसके लिए आज के इस क्लास में एक ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ का, जैसा कि इन चारों सब्जेक्ट का सवाल आपके पेपर में पूछे आने वाले हैं। तो साथियों, जैसा पेपर का पैटर्न आएगा उसी पैटर्न का यह पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपके पेपर में कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टोटल 55 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर केवल 90 मिनट का होने वाला है, तो साथियों इसी 90 मिनट में आप सभी को 30 सवाल रीजनिंग का मिलने वाला है हल करने के लिए, 20 सवाल जीके करंट अफेयर का मिलेगा, 25 सवाल साइंस का मिलेगा और साथियों 25 सवाल मैथ का मिलेगा। तो इस तरह से पूरे 100 सवाल का पूरा पेपर रहेगा, जो कि 100 नंबर, यानी कि एक सवाल आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है और हर एक सवाल पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। तो सोच सकते हैं साथियों कि 90 मिनट में आपको ये 100 सवाल दिया जा रहा है, तो सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तभी तो साथियों एक सवाल हल करने के लिए आपके पास 1 मिनट का भी समय नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें से भाई 55 सवाल मैथ रीजनिंग का मिलाकर होने वाला है। यदि आप अपने इस टाइम जो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 55 सवाल हल करने में आप सभी का कितना समय चला जाता होगा। तो सोच सकते हैं साथियों सवालों का लेवल किस तरह से रहता होगा। तो उसी सवालों का लेवल देखते हुए इस क्लास में सेम टू सेम वैसा एक पेपर हमने आपके लिए तैयार किया भाई, जिससे आपको ये पता चल सके और आपका टाइम मैनेजमेंट भी पता चल सके कि आप सभी लोग इस पेपर को कितने समय में हल कर सके। तो साथियों इस पेपर को आप जरूर हल करिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत में हम लोग जीके के 20 सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का टारगेट रहेगा कम से कम साथियों 8 से 9 सवाल आप सही करिएगा। जो जीके के 20 सवाल हम शुरुआत में करेंगे, उसके बाद साइंस के 25 सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें हम लोग फिर साइंस के 25 सवाल को डिस्कस करेंगे। कम से कम भाई आप सभी का 12 से 13 सवाल सही होना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग और मैथ में कम से कम साथियों आपका 8 से 9 सवाल सही होना चाहिए। ठीक है, इतने टारगेट को आपको पूरा करना है। लास्ट में स्कोर हम आप सभी से पूछेंगे भाई, स्कोर आप सभी बताएंगे। ठीक है, आज 18 जुलाई है और पेपर की शुरुआत 3 अगस्त से होने जा रही है, यानी आज से ठीक 15 दिन बाद पेपर की शुरुआत हो जाएगी और 24 तारीख से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ होने वाला है। एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आउट हो जाएगा 24-25 जुलाई से। ठीक है, तो देखिए साथियों आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की घनत्व सबसे अधिक पर है। बताइए किस स्थान पर क्षोभ मंडल की घनत्व सबसे अधिक है। पहाड़ों के ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर या साथियों भूमध्य रेखा पर। तो याद रखिएगा साथियों जो कि क्षोभ मंडल की घनत्व सबसे अधिक है भूमध्य रेखा पर। पहले का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेंगे। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो साथियों इनमें से क्या तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है। तो जो अध्यापन है ना, ये तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत ने पंचवर्षीय योजना मॉडल को किस वर्ष बंद कर दिया। बताइए भारत ने पंचवर्षीय योजना मॉडल को किस वर्ष बंद कर दिया था। तो याद रखिएगा 2017 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत किस दिशा में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है। बताइए साथियों भारत किस दिशा में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा भाई भारत उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बताइए भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। बताइए साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। तो याद रखिएगा 1958 में की थी। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को,
भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? बताइए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है? तो याद रखिए साथ, वो जिला परिषद है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल। और साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है, जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम 3 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो साथियों बस ये जीके करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। आप अपने शिफ्ट को आसानी से पास करने वाले हैं, क्योंकि जो भाई हर बार रिपीट होते हैं सवाल, जिस लेवल के और जिस पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। प्लस साथियों अंतिम दिनों में आप सभी को केवल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को तैयार करना है, तो सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर का इसमें हमने ऐड कर दिया है। पिछले 5 साल का पूरा पेपर हम आपको अलग से दे देंगे भाई, सोल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो मिलेगा कैसे? देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप सभी को अपने पास अभी तुरंत मंगाना है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आएंगे, हाई स्कोरिंग टॉपिक क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रहेगा, प्लस सिलेक्शन की पूरी तैयारी आप सभी को होगी। कम समय में ज़्यादा तैयारी इससे आपको होने वाली है साथियों, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो साथियों भारत में जो जीएसटी है किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था जीएसटी को। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी यानी कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले महान्यायवादी इनमें से कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो साथियों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1906 में की गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, किस समूह ने उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की आलोचना की? तो साथियों किस समूह ने उदारवादियों की भिक्षावृत्ति की आलोचना की थी? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, चरमपंथी ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आप लोग अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है, तो भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथियों ये क्लास आपके ऊपर 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक चलने वाली है, जब तक कि आपका पूरा शिफ्ट समाप्त नहीं हुआ था। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर लीजिए, ठीक है। देखिए पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए गिद्दा कहा जाता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई स्कोर भी आप लोग गिनती करते चलेगा, लास्ट में पूछेंगे। सबसे पहले 20 सवाल जब आपका जीके कंप्लीट होगा उसके बाद पूछेंगे, बताइएगा, ठीक है। अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो कि झारखंड और 21 राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो साथियों जो अलकप एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है जो कि झारखंड में है और 21 राज्य के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। तो याद रखिए भाई ये पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, पेनकुनी महोत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए पेनकुनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? बताइए साथियों वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा संजय यादव ने लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? बताइए साथियों भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1977 में शुरू किया गया था भाई काम के बदले अनाज। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो साथियों कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? तो भाई याद रखिए वो कालीबंगा है ना। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, हिंदू धर्म में निम्नलिखित में से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो साथियों, हिंदू धर्म में किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो दोस्त मेरे, आप सभी लोग याद रखिए, ब्रह्मा जी को भाई सृजनकर्ता माना जाता है हिंदू धर्म में। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को, वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था? बताइए साथियों, वह प्रथम शासक कौन था जिसने शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जो कि जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो वो साथियों अशोक थे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक कौन था? बताइए, भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्की शासक वो कौन था? तो भाई इल्तुतमिश था। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो साथियों, जीके का 20 सवाल कंप्लीट हो गया भाई। बताइए क्या आप सभी का 8 से 9 सवाल सही हुआ? अब हम लोग 25 सवाल साइंस के हल करेंगे भाई। 12 से 13 सवाल सही होना चाहिए। ठीक है, किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? बताइए भाई, किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? तो भाई लेड को। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति की दिशा कैसी रहती है? भाई, जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति की दिशा कैसी होती है? तो मेरे दोस्त समान रहती है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या दर्शाती है भाई। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? तो भाई कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? तो वो सातों जानते कौन है? नाभिक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका उत्तक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? भाई, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका उत्तक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? तो भाई निशल कणिकाएं जिम्मेदार है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसी हो जाती है? यानी कितनी हो जाती है? जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, याद रखिए भाई, दोगुनी हो जाती है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैथ रीजनिंग के सवालों को हल किए बिना आप भाई इस क्लास को नहीं स्किप करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे खुद से। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? दोस्त मेरे, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्मित होता है भाई। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए? बताइए, मेंडल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए थे? तो आप सभी को मालूम होगा, मटर का जो पौधा था इस पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए कौन सा इनमें से आवश्यक है? प्रकाश स्रोत, माध्यम, निर्वात या चुंबक? तो दोस्त याद रखिएगा, माध्यम भाई आवश्यक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो भाई अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है? भाई ऐसी कौन सी सिंचाई विधि है जिसमें पानी को पंपों द्वारा गहरे स्तर से निकाला जाता है? अच्छा सवाल है ये भाई। तो ट्यूबवेल के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्त मेरे, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? तो वाष्पन कहलाती है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 को हल करिए तो, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है? दोस्त मेरे, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है? तो भाई याद रखिएगा, ब्रायलर कहा जाता है। इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? दोस्त मेरे, कौन सा कोशिका अंगक जो कि स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? तो साथियों ऑलरेडी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट भाई वो। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 35 को, यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? बताइए साथियों, यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो किस तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस सबसे कम होगा? छोटा और मोटा तार का भाई। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत तो क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? दोस्त मेरे, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो विस्थापन दर्शाता है। सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, निम्नलिखित में से कौन सा कणों के माध्यम प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? साथियों, कौन सा कणों के माध्यम प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? तो वो साथियों लोहे के छड़ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है? साथियों, कार्बनिक यौगिक में सदैव हमेशा क्या होता है? कम से कम एक कार्बन परमाणु होता है, यानी साथियों कम से कम एक कार्बन परमाणु होता ही है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे भाई। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने मटर के पौधों में नहीं किया? बताइए साथियों, ऐसे कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडल ने ना मटर के पौधों में नहीं किया था? मटर का जो पौधा उसमें नहीं किया था, तो पत्ती का जो आकार है इसमें प्रयोग नहीं किया था भाई, अध्ययन नहीं किया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है? जैसे पोटेशियम, तो साथियों इसकी 19 होती है ना। मैग्नीशियम कितनी होती है? 12 होती है। नाइट्रोजन कितनी होती है? 7 होती है। सोडियम कितनी होती है? 11 होती है। तो किसका पूछा? 11 का पूछा, तो डी ऑप्शन यानी Na का हो जाएगा। परफेक्टली ऑप्शन होगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बताइए, एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई? तो पूरे 8 होती है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 42 को, एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाले प्रकाश किरण कैसे निर्गत होती है? एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण कैसे निर्गत होती है? तो भाई याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 43 को, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो दोस्त मेरे, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? तो पूरे 3 समस्थानिक मौजूद हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो भाई कौन सा बृहद अणु पौधों में ऊर्जा भंडारण के मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो साथों स्टार्च है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई ये साइंस का 25 साल कंप्लीट हो गया। बताइए 12 से 13 साल आप सभी का सही हुआ। तो अब हम लोग देखिए रीजनिंग और मैथ के सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, संख्या 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5 के प्रत्येक अंक को बांसदाई आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। आरोही क्रम असेंडिंग आर्डर जो होता है, यानी छोटे से बड़े ग्रुप में पहले आपको नंबर को भाई व्यवस्थित करना है। सवाल क्या पूछा भाई,
इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। सिंपल सवाल भाई। पहले तो मूल संख्याओं को लिखिए आप लोग, कितना दिया है 9 6 1 2 3 4 5। सबसे पहले अब हमें छोटे से बड़े के रूप में संख्या को लिख लेना है भाई, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 9। ठीक, ये आपकी नई संख्या बन गई। सवाल क्या पूछा है, जो इस प्रकार नई बनी संख्या है भाई, बाएं से दूसरा अंक इधर है और दाएं से दूसरा अंक 6 है, इनका योगफल पूछा है, यानी कि 2 और 6 का योगफल कितना होगा 8 हो जाएगा। यानी कि इस सवाल का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। कम से कम 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में आएगा, याद रखिए यही सवाल याद रखिएगा। बायां इधर होता है भाई और दायां इधर होता है, ठीक है। बायां इधर से गिनते हैं, दायां इधर से गिनते हैं। क्लियर। सवाल पूछा था ना कि नई संख्या, ये हमारी नई संख्या बनी थी जब हमने आरोही क्रम में हर एक संख्या को बना लिया। तो देखिए यहाँ से बाएं से दूसरा अंक 2 है और दाएं से दूसरा अंक कौन 6 है, तो इनका योगफल कितना होगा, तो 2 + 6 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा 11 13 16 21 क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई इसको हल करिए। 11 13 16 21 क्वेश्चन मार्क 39। तो नंबरों का श्रृंखला बढ़ा, यानी कुछ ना कुछ ऐड हुआ है। 11 से 13 + 2 13 16 + 3 16 से 21 + 5। देखिए साथियों 2 से स्टार्ट हुआ है, 3 से 5 से, यानी कि अभाज्य संख्या से शुरुआत हुई। हमेशा याद रखिए जब 2 से स्टार्ट हो और 3 5 दे तो समझिए कि वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल एक और अपने आप से कटती है भाई। और आप जानते हैं कि 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सीधे 11 होती है भाई। तो 21 में 11 को जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सर जी 11 जब यहाँ से हम लोग 11 में 21 में 11 जोड़ेंगे तो 32 आएगा भाई। 32 ऑप्शन में दिया है क्या दोस्त मेरे, बताइए आप लोग, दिया है। 1 सेकंड मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या तो भाई 7 भी तो होती है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे भाई। देखिए 2 3 5 7 के बाद 11 होती है। अब देखिए अब इस 21 में 7 जोड़ेंगे तब 28 होगा। अब देखिए 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 होती है। अब देखिए जो 28 में 11 जोड़ेंगे तो 39 होगा, जो कि लास्ट में देखिए प्रश्न में दिया है। यानी कि भाई 2 3 5 7 11, यानी कि यहाँ पे 28 आएगा। तभी तो कह रहे थे भाई 21 में जब 11 जोड़ें तो 32 तो दिया ही नहीं है। तो ध्यान में है कि हम गलती कर रहे हैं। 5 के बाद एक 7 और अभाज्य संख्या होती है। तो इस सवाल का देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे भाई। ये अभाज्य संख्या का श्रेणी क्रम चला है। ठीक, लॉजिक इसमें लगा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 48 को हल करिए। देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में मूव को 7 4 8 1 और ओवर को 8 3 1 4 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो उस भाषा में आर के लिए कूट क्या होगा दोस्त मेरे। देखिए मूव 4 अक्षर, इसका कोड अलग नंबर के सामने अलग अक्षर कोड किया है भाई। 4 अक्षर 4 अलग नंबर कोड किया। ओवर में 4 अक्षर, इसका अलग 4 कोड किया है भाई। 8 3 1 4 किसका पूछा आर का, तो कॉमन चेक करेंगे। तो ओवर में देखिए आर है लेकिन मूव में आर नहीं है, यानी कि इसमें कॉमन वाला मेथड नहीं लेगा, तो एलिमिनेशन वाला मेथड लेगा। एलिमिनेशन हम किसको करते हैं, जो इनका कोड होगा। देखिए साथियों 4 आपका मूव में है और ओवर में 4 है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। मूव में देखिए 8 है और ओवर में 8 है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। एक देखिए मूव में है, ओवर में एलिमिनेट कर दीजिए। मूव में साथियों 7 बच रहा है, ओवर में 3 बच रहा है, तो जिसमें आर रहेगा जो नंबर बचेगा उसी में होगा। तो ओवर में देखिए आर था तो इसी में 3 बचा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 49 को भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बताइए साथियों। TIU 20, VKW 21, XMY 22, ZOA 23 क्वेश्चन मार्क। दोस्त मेरे जब भी अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करते हैं। नंबर को देखिए 20 21 22 23, ये तो नंबर केवल चल रहा है। ऑप्शन में देखिए 24 दिया है, तो नंबर को आप हल करेंगे तो आपका 24 आएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब साथियों हम लोग पहले अक्षर का इनमें रिलेशन निकालते हैं।
TVXZ, इनका कोड करिए T20, V22, X24, Z26। देखिए 20 से 22 प्लस 2, 22 से 24 प्लस 2, 24 प्लस 2। तो इसी प्रकार 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 28 पे कौन आता है, कोई बताएगा? हमने आपको कई बार बताया कि जेड तक आपका 26 होता है, जैसे ही 27 बढ़ेगा वो ए से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना 26 में 2 जोड़े तो 28 आ गया ना, यानी कि 27 पे 28 पे बी, यानी कि यहाँ पे 28 पे बी होगा भाई। तो ऑप्शन देखिए भाई हमारा बी से मिलेगा, या तो पहला ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी को काट दिए, ऑप्शन डी को काट दिए भाई, क्योंकि बी से हमारा स्टार्ट हुआ है। अब देखिए साथियों हमारा पहला अक्षर निकालने पे तो बी आया, तो बी देखिए तो क्यों आएगा दूसरा अक्षर, या तो आर आएगा भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला अक्षर हमारा बी आ गया है। फिर देखिए अब दूसरे अक्षर का कोड निकालिए, IKMO। दोस्त मेरे IKMO बताइए। देखिए I9, K11, M13, O15, इसमें देखिए प्लस 2 का रिलेशन लगा है। 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, 17 पे कौन आ गया, क्यों। यानी कि साथियों दूसरा अक्षर का रिलेशन निकालने में क्यों आ गया, यानी बी क्यों देखिए किस में है, पहले वाले ऑप्शन में। तो ये आंसर हो जाएगा भाई BQ24, BQC24 हमारा ऑप्शन इस सॉल्व का परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, ये सवाल उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50 को। 5 व्यक्ति हैं ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्त मेरे एक आपका ये पंक्ति ऐसे है, इसमें 5 व्यक्ति बैठे, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति। तो पहला लाइन को पढ़िए, देखिए A और B के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है दोस्त मेरे, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, ए के बाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा है। ठीक, तो साथियों हम कहाँ पर बैठा दे भाई, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि साथियों मान के चलिए कि ए को हम यहाँ बैठा रहे हैं, बी को यहाँ बैठा रहे हैं। देखिए इनके बीच में 2 व्यक्ति आ जाएंगे। पहले लाइन में जो सवाल हमसे पूछा है ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए ए और बी के बीच हमने 2 व्यक्ति बैठा दिया। ठीक, फिर देखिए साथियों डी और ई के बीच में बी बैठा है। दोस्त मेरे ध्यान से देखिए, डी और ई के बीच में बी बैठा है, यानी कि साथियों बी तो ऑलरेडी बैठा है, यानी कि डी और ई के बीच में हमने बी को बैठा दिया। ठीक है, फिर साथियों देखिए ना ए के बाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा है। देखिए ए के बाएं दूसरे स्थान पे ई बैठा है, यहां पर बैठ गया भाई ऑलरेडी। ठीक है, अभी एक पंक्ति खाली, कौन नहीं बैठा, सी नहीं बैठा है, तो सी बैठ गया। अंतिम लाइन देखिए, सवाल क्या पूछा है, पंक्ति के सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा है, सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा है, बाएं छोर इधर ही होता है ना, डी बैठा है सबसे बाएं छोर पर, सबसे दाएं पर ए बैठा है। लेकिन सवाल क्या पूछा है, बाएं छोर पे, तो डी बैठा हुआ, यानी बी ऑप्शन में देखिए डी दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर मेरे दोस्त, इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर, उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेटों की संख्या संबंधित है। 12 240 20, तो भाई हमने आपको कई बार बताया कि छोटा से बड़ा लिखिए, 12 20 240। देखिए इसमें साथियों मल्टीप्लाई क्या है, हमने आपको क्या बताया कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, आपको ए और बी का इस्तेमाल करके इस सी वाला आंसर लाना होता भाई। तो देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें साथियों इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो भाई कितना आएगा, 20 है यहाँ पर, तो 12 दूना 24 240 हो जाएगा, यानी सीधे सीधे मल्टीप्लाई हुआ है भाई। इन सेटों का रिलेशन पता करने के बाद आपको सेम टू सेम ऑप्शन में वही रिलेशन पता करना होगा जो कि प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब दूसरा देखिए साथियों 10 15 150, देखिए 15 दहा में कितना होता है 150, इनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है, यानी कि a इंटू बी करने से हमारा सी आंसर मिल रहा है भाई। क्यों साथियों, a इंटू बी करने से हमारा सी आंसर मिल रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन में देखिए a और b मल्टीप्लाई करने पर c कौन सा मिल रहा है, देखिए 15 8 120 होता है, 20 9 180, ये देखिए b वाला ऑप्शन, सबसे पहले 9 लिखिए, फिर 20 लिखिए, फिर 180 लिखिए। तो दोस्त मेरे 20 9 180 देखिए
9 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे कितना आएगा, 20 9 180 होता है ना। तो देखिए ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे, जो ये रिलेशन था भाई। ठीक, इस तरह से आप सवालों को हल करेंगे। पेपर में याद रखिएगा 2 सवाल क्लियर आप सभी से पूछा जाएगा, सेम टू सेम यही। ठीक है, इसमें भाई आप 4 काम कर सकते हैं। एक तो देखिए साथियों, सबसे पहले प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। 4 चीज़ हमेशा करिएगा, आपका आंसर निकल के जरूर आ जाएगा भाई। हमेशा याद रखिए पहले तो छोटा से बड़ा रूप लिख लीजिए, आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम आप सभी से कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। नक्श अपनी कक्षा में ऊपर से 45वें और नीचे से 27वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। भाई जब ये वाला सवाल आता है तो ऊपर का पोजीशन लिख लीजिए, नीचे का पोजीशन लिख लीजिए और -1 कर दीजिए। 45 और 27 कितना होता है, 45 25 70 2 72, 72 -1, यानी कि साथियों नक्श की कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 71 विद्यार्थी ने। डी ऑप्शन सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। इस तरह का सवाल आप ऐसे ही हल करेंगे अपने पेपर में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 53 को। एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए साथियों, पहले समीकरण बनाना सीखिए आप लोग भाई। एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है, अपने 3/4 से 18 अधिक है, एक संख्या है। मान लीजिए कि वो संख्या क्या है भाई, x है, हमने कि माना वो संख्या x है। तो अब साथियों अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन जाएंगे तो क्या दिया है भाई, एक संख्या अपने 3/4 यानी कि 3/4 यानी 3/4, 3/4 x और 18 अधिक यानी कि +18 हो जाएगा। अब साथियों इसको आप क्या बनाइए, इसको हल करिए, कितना आएगा भाई दोस्त मेरे। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ से आप सभी का, जैसे कि यहाँ पे x बराबर 3/4 x + 18 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब आप रिलेशन, अब इसको जब आप हल करेंगे तो जैसे देखिए ये x बराबर 3/4 x में है तो क्या हो जाएगा, x - 3/4 हो जाएगा भाई, ये बराबर 18 इधर हो जाएगा भाई। जब x को भाई आप राइट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये +18 को इधर करेंगे तो अपना +18 में हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे 1 कर देंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, इतना बना। अभी इधर करते हैं हम लोग। अब इसका जब साथियों एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 4 आएगा। अब 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार में और इसका मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस। फिर देखिए यहाँ पे 4 का भाग 4 में 1 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा दोस्त मेरे, यहाँ पे 3x हो जाएगा। यहाँ पे x है भाई तो 3x हो जाएगा बराबर 18 होगा। ठीक, अब देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 72, यानी कि साथियों x बराबर कितना हो, 72 आएगा। तो साथियों एक संख्या जो अपने 3/4 से 18 अधिक है तो संख्या कितना होगा, 72 होगा। तो इस सवाल का देखिए बी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है मेरे दोस्त, ये सवाल आप सभी को समझ में आया। जैसे इस सवाल को हम फिर से आप सभी को समझाना चाहेंगे। एक संख्या अपने 3/4 से 18 अधिक है, माना संख्या वो x है, अपने भाई 3/4 यानी 3/4, अपने 3/4 x से 18 अधिक है। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, x - 3/4 x और ये +18 में रहेगा भाई इधर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा भाई, 4 होगा। अब इसका भाग देख, इसको हल करेंगे तो 4x हो जाएगा माइनस। अब 4 का भाग 4 में देंगे तो 1 बार में 3 का मल्टीप्लाई 3x बराबर 18। अब देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x, 1x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 72। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना होगा, 72 हो जाएगा भाई। अब 1 का भाग आप 72 में देंगे तो 72 ही आएगा ना, तो बस मिल गया। तो संख्या कितना है, वो 72 है भाई। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया आप सभी को ये सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को हल करिए। देखिए ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 2, 20 और 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम को 3 गुना काम करने में कितना समय दिनों में लेंगे, बता दीजिए भाई। ए एक काम को भाई 2 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी 20 दिन में कर रहा है किसी काम को, और सी जो है साथियों 5 दिन में। तो इसका हम पहले तो कुल काम निकालते हैं ना। कुल काम आप कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे भाई। 2, 20, 5 का एलसीएम कितना होगा, 2, 20, 5 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग यहाँ से। 2 1 कम 2, 2 10 में 20, 2 1 कम 2 5 10, 5 बार में 1 1 1, यानी साथियों कि 2 दूना 4 5 20 आएगा भाई। 2, 20, 5 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। यानी कि टोटल ए बी सी का काम कितना हो गया, 1 दिन का।
20 मिलाकर के साथ कितना काम हो गया, 20 कुल काम हो गया इनका। इसको क्या कहते हैं, कुल काम। अब एक दिन का अब इनका काम निकाले भाई, एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 2 का भाग 20 में देंगे 10। ए का एक दिन काम 10 है भाई, और बी का एक दिन काम केवल 1 ही है भाई, और सी का एक दिन काम 4 है भाई। ये 5 का भाग देखिए 20 में दिया, 20 का भाग 20 में दिया, 2 का भाग 20 में दिया, तब एक दिन काम निकला। अब जब इन सातों इनका दक्षता निकालें, ए बी सी तीनों इन लोग मिलकर काम किए, तो एक दिन कितना होगा, 10 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 10 की 11 4 15। एक दिन का काम सातों इन लोग का मिलाकर 15 है। सवाल पूछा कि वे उसी काम को 3 गुना काम करने में कितना समय, यानी 3 गुना, ये जो कुल काम है इनका 3 गुना में कितना हो जाएगा साथियों, 20 23 60 हो जाएगा। इसी काम की बात कर रहा है, इसी काम का 3 गुना करने में कितना समय लेंगे, तो कुल काम देखिए 60 हो गया। अब भाई एक दिन के काम है तो 60/5 कर देंगे तो कितना होगा, 4 दिन होगा। यानी कि साथियों वो कितना समय दिन में लेंगे, तो 4 दिन लेंगे भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा भाई। समझ में आया ये सवाल आप सभी को, पहले बताइए आप लोग, क्लियर मेरे दोस्त। सबसे आसान सवाल, जो सवाल बोला है साथियों वही आपको बस करना है मेरे दोस्त, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 55 को। एक दुकानदार 600 में 20 पेन खरीदता है और उन्हें 900 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात किए। जो सवाल ये हल कर दिया हमारे तरफ से, उसको लिए भाई पूरा साइंस रीजनिंग मैथ और जो जीके रीजनिंग का है ना, पूरा PDF फ्री मिल जाएगा। इसको हल करके बता दीजिए आप लोग, 2 मिनट का समय दे रहे हैं भाई। जो स्टूडेंट इस सवाल को ईमानदारी से हल करके भाई हमें स्क्रीनशॉट भेजेगा, तो भाई मेरे तरफ से उसके लिए ऑफर रहेगा। ये बताइए, लेकिन ईमानदारी से, मन में ईमानदारी होनी चाहिए भाई। दोस्त मेरे कई सारे स्टूडेंट इसको परेशान हो रहे होंगे, सर जी 600 में 20 पेन खरीदा तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे। भाई सिंपल सा है, 600 में 20 पेन खरीद रहा, 900 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 300 का उसको बेनिफिट हो रहा है, किससे, 600 से, मल्टीप्लाई 100, बस हल कर दिए आंसर आएगा। 00 से 00 कैंसिल, 56 30 यानी कि 50% का भाई। उसका लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 50% का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 20 पेन का तो आप ध्यान ही मत दीजिए भाई, केवल 600 में 900 में 600 में खरीद रहा है, 900 में बेच रहा है, सिंपल सा। बस ये सवाल ऐसे हल होना था, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आज की इस क्लास में 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। बताइए आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना, ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को लगभग 55 के 55 सवाल का उत्तर तैयार हो चुका होगा। यदि साथियों आपको किसी भी सवाल पे डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है मेरे दोस्त। डाउट आप बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, लगातार इसी तरह क्लास आप सभी के बीच में आने वाली है। चैनल पे नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास पे नए तो भाई क्लास को आप एक जरूर करिएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत हो रही है भाई, बस आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए साथियों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ। तो आप सभी को भाई एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग गॉड ब्लेस यू, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।